भी क्योंकि मैं एक सर्जरी पेशेंट थी और बहुत ज़्यादा थायराइड भी बढ़ गया था मेरा। 75 mcg का टैबलेट चल रहा था। अनगिनत हेल्थ चैलेंजेस थे, बट मैंने फ्यूएल को स्टार्ट किया। फ्यूएल लेते लेते मैंने देखा कि जो शुरुआत का जो मेरा टाइम गया, तो 3 4 5 दिन में मस्त एनर्जी का रिजल्ट आया। 1 मंथ में मैंने 4 साढ़े 4 किलो वेट लॉस किया, तो एक मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ, वेट लॉस होता है। टोटल 20 kg वेट लॉस किया है। जो 10 साल से मैं मेडिसिन खा रही थी पीसीओडी का, वो अभी नहीं खा रही हूँ, वो भी है बंद कर दिया है डॉक्टर ने। साथ ही साथ थायराइड का मेडिसिन वो भी बंद किया है। कॉन्स्टिपेशन, बाल झड़ना, बॉडी पे स्वेलिंग, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी था। मतलब बहुत सारे मेडिकेशंस मेरे बंद हुए हैं। और आज टोटल 3 सालों से बोलूंगी मैं एक मेडिसिन फ्री डिजीज फ्री लाइफ जी रही हूँ और लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। यस, ये मेरा रिजल्ट है। बात करेंगे हम डायबिटीज पे। बहुत ही ऐसा बड़ा टॉपिक, जितना भी पढ़ूं उतना कम लग रहा था इस टॉपिक में मुझे। और देखेंगे कि डायबिटीज कितने टाइप्स डायबिटीज के होते हैं, डायबिटीज क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम्स हमारे डाइट में, हमारे खान पान में ऐसा क्या हो जाता है, या हमारे बॉडी फंक्शनिंग में क्या होता है कि हमें डायबिटीज होता है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है। यदि मैं पहले डायबिटीज के पैरामीटर्स आपको बता दूं, जिनको भी डायबिटीज है वो देखेंगे। नॉर्मल यदि रहता है तो फास्टिंग 70 to 99 ये रहता है। 2 आवर्स पोस्ट मील 140 रहता है नॉर्मल में। प्री डायबिटिक यदि किसी को है तो 100 to 125 फास्टिंग। एंड 2 आवर्स पोस्ट मील का यदि लेते हैं तो 140 टू 199 इस तरह से रहेगा। डायबिटीज का जो टाइप 1 2 डायबिटीज में है तो फास्टिंग रहेगा 126 एंड 2 आवर्स पोस्ट मील का रहता है वो 200। इस तरह से पैरामीटर्स चलते हैं। ओके, अभी डायबिटीज क्या है कि एक मेटाबॉलिक डिजीज है। पैनक्रियास जो है हमारा, जो मेन रोल प्ले करता है इंसुलिन को बनाने के लिए। ओके, तो पैनक्रियास इनफ इंसुलिन नहीं बनाता है, या फिर उसके अगेंस्ट क्या होता है कि पैनक्रियास इंसुलिन तो बना रहा है, बट बॉडी की जो सेल्स है उस इंसुलिन को इफेक्टिवली यूज नहीं करते हैं। उसको वो स्टोर करने के लिए सेल्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। और तब जाके वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ता है। उसी को हम डायबिटीज बोलते हैं। अभी टाइप 1 डायबिटीज अलग, उसका थोड़ा रहता है। टाइप 2 डायबिटीज अलग, टाइप 1.5 डायबिटीज अलग, जेस्टेशनल डायबिटीज अलग। अभी हम वो 1 by 1 हम आगे देखेंगे। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर जो सेल्स में स्टोर करता है, उसको वो एनर्जी के लिए यूज करता है फ्यूचर के लिए। पर ये फंक्शनिंग खराब होने पे, मतलब इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्रिएट होने पे, तब डायबिटीज होता है। अगर डायबिटीज पे ट्रीटमेंट न लिया गया, बहुत लंबे समय पे वो अनट्रीटेड रहा, और तो क्या होता है कि जैसे कि मेन है कि नर्व सिस्टम है हमारा, हमारी आंखें और किडनी। तो हम आगे विस्तार में देखेंगे तीनों इसमें कैसा वो इफेक्ट उसका दिखाता है। तो ये खराब, ये डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है और होते भी है। अभी टाइप ऑफ डायबिटीज देखेंगे हम, तो सबसे पहला जो टाइप है तो टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून ये है, डिजीज है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वही अटैक करता है हमारे पैनक्रियास पे। और पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन को बनाते हैं, उस सेल्स को वो डैमेज करेगा पैनक्रियास के। अभी पैनक्रियास के सेल्स ही डैमेज हो रहे हैं तो इंसुलिन बनेगा नहीं। इसे बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ओके, अभी टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज में जो बॉडी में इंसुलिन का जो एक रेजिस्टेंस होता है, मतलब पैनक्रियास इंसुलिन को बना रहा है, बट जो सेल्स है उस जो हमारा इंसुलिन है उसको वो अलाउ नहीं करते स्टोर करने के लिए। फिर वो जो एक्स्ट्रा ये रहेगा, इंसुलिन रहेगा, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वहां पे ब्लड शुगर लेवल को वो बढ़ाता है। इसका मैं एक आसान सा एक एग्जांपल दूं तो जैसे फार्मर है, फार्मर टोमेटो की खेती कर रहा है। बहुत ज्यादा टोमेटो मार्केट में मतलब मार्केट में आ गया है, बहुत ज्यादा टोमेटो की पैदावार हुई है, तो टोमेटो ज्यादा मार्केट में आया। पर जो वहाँ की ये रहते हैं, होलसेलर रहते हैं, उनको ऑलरेडी उनके पास में बहुत ज्यादा टोमेटो स्टोर है, तो वो लोग टोमेटो का माल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे?
तो वो माल फिर बाद में मार्केट में इधर उधर पड़ते रहते। समझ में आया? यही होता है कि पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, बट जो हमारे सेल्स है उसको वो अलाउ नहीं करते, स्टोर नहीं करते, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और तब टाइप 2 डायबिटीज होता है। ये बहुत ही कॉमन टाइप है और ये 90 to 95% लोगों को ये डायबिटीज होता है, टाइप 2 डायबिटीज। उसके बाद में है टाइप 1.5 डायबिटीज, ये मैंने न्यू ही पढ़ा। टाइप 1.5 डायबिटीज, इसे बोलते हैं लैटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज इन अडल्ट, मतलब लाडा शॉर्टकट में, लैटेंट ऑटोइम्यून डिजीज डायबिटीज इन अडल्ट, इस तरह से रहेगा। अभी इसमें क्या होता है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 ये दोनों डायबिटीज जो रहते हैं तो उसके सिम्टम्स इसमें दिखते हैं। ओके, और लाडा डायग्नोस होता है तो ड्यूरिंग अडल्टहुड, और धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज के जैसे वो तैयार होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज से विपरीत है, टाइप 2 डायबिटीज वो नहीं है बट सिमिलर लगता है वैसा वो। और लाडा एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और लाडा यदि किसी को होता है टाइप 2 डायबिटीज के बाद, मतलब हम क्रोनिक की तरफ समझो उसको बोल सकेंगे, तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है। और इसका जो काम है कि जो बीटा सेल्स का जो काम रहता है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, तो उसको ही वो बंद कर देता है, उसका प्रोडक्शन नहीं करने देता है। और अगर टाइप 2 डायबिटीज किसी को है तो टाइप 1 जो ये है टाइप 1.5 डायबिटीज हो सकता है। उसके 10% चांसेस है, ऐसे लोग हैं ऑलरेडी कि जिनको पहले टाइप 2 डायबिटीज था, उनको टाइप 1.5 डायबिटीज होने के चांसेस है। अभी टाइप 1.5 डायबिटीज बहुत इजीली होता है। इजीली कैसे होता है? अगर वो मिस डायग्नोस यदि होता है। मिस डायग्नोस कैसे होगा कि ऐसा लगेगा कि ये टाइप जैसा है। ओके, डॉक्टर को या रिपोर्ट्स में भी ऐसा लगेगा टाइप 2 डायबिटीज है, और टाइप 2 डायबिटीज के जैसा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ऐसा होने के बाद ही टाइप 1.5 डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। ओके, तो इस पे भी ध्यान देना है हमें कि कभी मिस डायग्नोस नहीं होना चाहिए। अभी उसके बाद में आता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि लेडीज लोग बताते हैं कि पहले हमें डायबिटीज नहीं था, बट फर्स्ट बेबी के वक्त, सेकंड बेबी के वक्त मुझे डायबिटीज हो गया। तो वो एक रहता है कि प्लासेंटा द्वारा जो इंसुलिन का जो ये रहता है ब्लॉकेज, जो हार्मोन्स तैयार होते हैं वहां से, उस वजह से डायबिटीज होता है। उसके बाद में आता है कि प्री डायबिटीज। अभी प्री डायबिटीज में क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, कि जितना एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। ओके, और उसको ही हम प्री डायबिटीज बोलते हैं। पर एक इनफ नहीं है कि डायग्नोज करें कि टाइप 2 डायबिटीज ये हो सकता है। जब बॉडी हमारे जो सेल्स रहते हैं तो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और तब ऐसा होने के बाद ही वो डॉक्टर बोलते कि यस, आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। मतलब प्री डायबिटीज के बाद में टाइप 2 डायबिटीज के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या रहते हैं डायबिटीज में। अभी लगभग जो सिम्टम्स है ना, तो सभी टाइप के डायबिटीज के सिम्टम्स थोड़े सेम नजर आते हैं, और लेकिन जो टाइप 2 एंड टाइप 1.5 से कम सिम्टम्स रहते हैं। यस, तो टाइप 2 जो डायबिटीज है, तो स्टार्टिंग में कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते, छोटे छोटे सिम्टम्स रहेंगे, जैसे कि हमारे हाथ पैरों में थोड़ी चिपकी आती है, थोड़ा झुंझुनाट सा लगता है, एक नमनेस लगेगी। और ट्रीटमेंट न करने पे क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है, तो पर्टिकुलरली डायबिटीज कीटो एसिडोसिस हो सकता है, क्योंकि बॉडी में जब कीटोन्स का एक डेंजरस लेवल बढ़ता है, ओके, तब ये प्रॉब्लम जाता है। और ये बहुत ही लेस कॉमन है अदर टाइप के डायबिटीज। मैं वीडियो ले रहा हूँ, बट स्टिल ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है कि वो लेवल यदि बढ़ता है तो। अभी जनरल सिम्टम्स क्या रहेंगे जो सभी पेशेंट बताते हैं, ये तो कुछ साइंटिफिक वे कि जो डॉक्टर को समझेंगे, बट हमें समझने वाले सिम्टम्स क्या रहते हैं कि इंक्रीज करता है हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगेगी, लोग कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करते रहते हैं। लेडीज है, खाना बना लेंगे तो बनाते बनाते कुछ तभी खा लेंगे।
जेंट्स है कि कभी पानी पीने किचन में गए तो अब भी कुछ खा लेंगे, या बाहर भी उनको एक तमन्ना होती है कि कुछ तभी हम खाते रहे, तो भूख ज्यादा लगती है। उसके साथ साथ प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, कैसा लगता है कि गला सूख कर आ रहा है, बार बार पानी पीना चाहिए। मतलब अभी तो समर है तो प्यास लगेगी, बट बाकी सीजन में भी बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि बहुत प्यास लग रही है। वेट लॉस हो सकता है, बहुत से कुछ ऐसे डायबिटीज है कि उसमें पेशेंट का वेट लॉस होता है बिना कुछ करे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहेगा, बार बार ऐसा लगेगा कि वॉशरूम यूज करना पड़ रहा वीडियो ले रहा हूँ है। मैं। विजन थोड़ा ऐसा ब्लर नजर आता है, एक धुंधला सा नजर आता है। बहुत से डायबिटिक पेशेंट बताते हैं कि कभी किसी एक को दिन दूर का नहीं पूरा दिखता, सुनो किसी ध्यान को से, पास का और ये नहीं पम्मी दिखता, मासी को भी तो भेजूंगा विजन में मैं। प्रॉब्लम आएगा। जितने और भी एक्सट्रीम डायबिटिक फटीग पेशेंट लगता है है सबको कि भेज दूंगा मैं। बहुत सुन लो थकान भाई कमजोरी अब। महसूस होती है कि सोए पड़े रहे इस तरह से। और राजू मामा, बहुत ज्यादा पम्मी मासी, गले में कभी बोलते खराश सुनो। रहेंगी, कभी गले में इन्फेक्शन होगा, ये भी थियोरी नहीं उनको थोड़ा पती। प्रॉब्लम दिखते हैं। अभी सिम्टम्स इन मेन, मतलब जेंट्स लोगों में क्या सिम्टम्स रहते हैं यदि डायबिटीज रहता है, तो डिक्रीज करता है वो सेक्स ड्राइव को, कि वो एक उनका जो टाइमिंग रहता है सेक्स करने का वो बहुत ज्यादा कम रहेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहेगा, और एक पुअर मसल स्ट्रेंथ रहेगा, ये आएगा, मेन में प्रॉब्लम आता है। उसके साथ साथ लेडीज में क्या प्रॉब्लम आता है, लेडीज में आता है कि वेजाइनल ड्राइनेस, बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहेगा। साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार होता है। अगर किसी लेडीज को बहुत ज्यादा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स हो सकता है कि आपको डायबिटीज है, तो आपको वो चेक करना चाहिए। उसके साथ में आता है कि बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज जाएगा, इस इन्फेक्शन रहेगा, वो भी एक प्रॉब्लम उसमें आएगा। और ड्राई एंड इची स्किन रहेंगी, बॉडी की भी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन रहेगी, थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि इची टाइप आपका स्किन रह सकता है, ये उसमें सिम्टम्स रहेगा। उसके बाद में आता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज में सिम्टम्स क्या रहते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज होता है, तो सबसे पहले तो सिम्टम्स ही नहीं दिखते हैं प्रेगनेंसी में। यदि किसी को डायबिटीज होता है तो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, और यदि रेगुलर हेल्थ चेकअप करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तब जाके वो पता चलता है। 24 to 28 वीक्स में जो प्रेगनेंसी होने के बाद में ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, तो तब पता चलता है कि हाँ इनको ये डायबिटीज है, या शुगर लेवल कितना बढ़ा हुआ है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इस दौरान एक डायबिटीज का टेस्ट आप करवा लें। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, कुछ सिम्टम्स लेडीज को कि बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगेगा कि बार बार मैं पानी पीऊं, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहेगा। अभी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का ये सिम्टम्स इसीलिए ध्यान में नहीं आता है क्योंकि जब प्रेगनेंसी रहती है तो तब से यूरिनेशन जरा ज्यादा रहता है, क्योंकि जो हमारा यूट्रस है वो थोड़ा जो हमारा यूरिनरी जो ब्लैडर है उसको प्रेस करता है, उसकी वजह से बार बार लेडीज को आप देखते हैं कि यूरिनेशन होता है। बट आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, प्यास भी बढ़ रही है, तब आपको आपका ब्लड टेस्ट करवा लेना है। और ये बहुत रेयर होता है, ये जो दो सिम्टम्स है तो ये रेयर चलते हैं, बट हमें चेक करवाना है। अभी कॉजेस क्या है डायबिटीज के, डिफरेंट कॉजेस एसोसिएट है डिफरेंट टाइप के डायबिटीज के लिए, मतलब अलग अलग सिम्टम्स रहेंगे, अलग अलग टाइप्स। तो टाइप 1 डायबिटीज के क्या कॉजेस रहेंगे वो हम देखेंगे। जैसे सिम्टम्स अलग अलग रहते हैं, वैसे कॉजेस भी अलग अलग रहेंगे। अभी टाइप 1 डायबिटीज में डॉक्टर को भी एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये क्यों होता है, क्योंकि क्या कंडीशन है कि कुछ रीजन से मैं वीडियो जो ले रहा हमारा हूँ ना, बाद में लिखिए इम्यून ना। सिस्टम है, वो जो खुद का हमारी है। रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें हमें बचाती है, वही हमारे बॉडी पे अटैक कर देती है। मतलब गलती से अटैक कर देती है वो हमारे पैनक्रियास पे। और पैनक्रियास पे अटैक करने के बाद क्या होगा कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले बीटा सेल्स है उसको वो तेजी से डिस्ट्रॉय करता है। ओके, और कुछ केसेस में ये जीन्स भी रोल प्ले करता है, जेनेटिक्स भी किसी को यदि हुआ है वो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। और कॉमन कॉज इसका क्या है कि किसी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी समझो वीक है, वो बार बार उनको वायरस का अटैक हो रहा है उनके बॉडी पे, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को किल करने के लिए ये करता है, अटैक करता है। बट रहता है ना कि कभी कभी वो वायरस के साथ में वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट कर देता है। उसी तरह होता है कि वो वायरस को मारने जाता है, और हमारे पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स है वो उसको भी दुश्मन समझ बैठता है और उसको भी मारना वो शुरू कर देता है।
ओके। और पैनक्रियाज पर उसका इफेक्ट होने से क्या होगा कि इंसुलिन नहीं बनेगा, बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बनाएंगे और टाइप 1 डायबिटीज होता है। अब टाइप 2 डायबिटीज के क्या कॉजेज है? सबसे पहला तो ये जेनेटिक हो सकता है, यदि आपके पेरेंट्स को है, आपके भाई बहन फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तो हो सकता है। और जो उसका मेन है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेट नाइट सोना, अनहेल्दी फूड, जंक फूड इस तरह से खाना, टाइम बे टाइम खाना, कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। आप जब भी यदि एक सिंगल बाइट भी इतना सा भी खाते हैं तो आपका पैनक्रियाज एक्टिव हो जाता है वो इंसुलिन को बनाने के लिए। ओके, तो बार बार खाने की वजह से भी डायबिटीज होता है। साथ ही साथ जो है कि मेन कॉज यदि इसका है टाइप 2 डायबिटीज का तो वो है ओबेसिटी। बहुत ज्यादा मोटापा अगर है तो वो मेन कारण है। उसके बाद में है कि ट्रंकल ओबेसिटी, यदि लेडीज हो या जेंट्स, हमारा बेली फैट, पेट का घेरा अगर बहुत बड़ा है तो वो भी एक कॉज है टाइप 2 डायबिटीज का। इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे सेल्स है वो अलाउ नहीं करते हैं उस शुगर को, इंसुलिन को, और उस वजह से क्या होगा कि ब्लड शुगर लेवल में बहुत ज्यादा शुगर बढ़ता है ब्लड स्ट्रीम में। टाइप 1.5 डायबिटीज, टाइप 1.5 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। अगर आपका इम्यून सिस्टम किसी का भी बहुत खराब है तब टाइप 1.5 डायबिटीज होता है। पैनक्रियाज पर इम्यून सिस्टम अटैक करता है, ओके, और उस जो सेल्स है वहां के जो बीटा सेल्स उसको डिस्ट्रॉय करेगा। और जेनेटिक भी हो सकता है, यदि किसी के फैमिली हिस्ट्री में है तब भी उसको हो सकता है। उसके बाद में है जेस्टेशनल डायबिटीज कॉजेस, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके वजह से ये भी एक कॉज है। जो प्लासेंटा है जो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और जिस वजह से लेडीज में इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है, ओके। और इस कारण से क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। प्रेगनेंसी में जब ज्यादा वेट गेन करने की वजह से भी यह प्रॉब्लम आता है कि ये डायबिटीज तब हो सकता है। और जब भी कोई यदि प्रेगनेंसी कंसीव करता है तो उनको ध्यान रखना है कि पहले जो 3 महीने रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना नहीं पड़ता है, जितना हम खाते हैं उसी से हमारा बेबी मतलब पलता है वो, ओके। और 3 महीने के बाद में 100-200 इस तरह से कैलोरीज धीरे धीरे बढ़ाना रहता है। बट होता क्या है कि जैसे लगता है कि नहीं, 2 बच्चे हैं, 2 जान है अभी, माँ और बेबी, तो ज्यादा खिलाते हैं लेडीज को। और जितना बच्चा बाहर आने के बाद 2 साल में भी 2 चपाती नहीं खाता है तो वो पहले दिन से ही प्रेगनेंसी रहने के बाद उसको ज्यादा खिलाया जाता है तो ज्यादा वेट बढ़ता है। उस कारण से भी जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। तो डॉक्टर से पूछना है जब भी कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है कि मैं कितना वेट बढ़ा सकती हूँ। अभी तो हम ऑलरेडी एक अच्छे कम्युनिटी का पार्ट है तो हमें पता है कि हमने कितना हमारा आइडियल वेट होना चाहिए और कितना हमारा हाइट के अनुसार। तो यदि वैसा नहीं है, आपका आइडियल वेट बाकी और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो आपको डॉक्टर से जाके पूछना है कि डॉक्टर मैं 9 मंथ में कितना वेट को गेन कर सकती हूँ, 9 kgs गेन कर सकती हूँ, 10-12, तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको पूरे प्रेगनेंसी में आप इतना वेट को बढ़ा सकते हैं। तो इससे हम बच सकते हैं। उसके बाद में है कि डायबिटीज के क्या रिस्क फैक्टर है वो हम देखेंगे। टाइप 1 डायबिटीज के रिस्क फैक्टर जैसे कि जेनेटिक मैंने बताया कि पेरेंट्स में भी है वो भी हमको हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क फैक्टर हम देखेंगे कि टाइप 2 के रिस्क बढ़ते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो ओवरवेट की वजह से भी रिस्क और बढ़ेगा। 45 से अधिक एज है, अभी ये रेशो और कम हो गया है, पहले 45 था, अभी तो 25-30 इसके एज में ही डायबिटीज देखा जा रहा है, टाइप 2 डायबिटीज। पेरेंट्स या आपके भाई बहन, आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को है तब भी रिस्क रह सकता है। जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, बैठे काम में सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा है तो उनको हो सकता है, तो फिजिकली एक्टिव रहना जरूरी है। अगर पहले से ही किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज है, मतलब फर्स्ट बेबी में ऑलरेडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज हुआ था, तो रिस्क रहता है कि सेकेंड बेबी के वक्त भी हो सकता है वो प्रॉब्लम, या कंटिन्यू चल सकता है वो। प्री डायबिटीज यदि पहले से कोई है तो उनको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। और हाई ब्लड प्रेशर,
जिनको भी यदि हाई ब्लड प्रेशर है तब भी रिस्क रहेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, ये अगर बढ़ा है तो। और इंडिया में अभी जैसे हमने बहुत सारे हम स्टडीज बताते हैं कि फॉरेन कंट्रीज की, बट इंडिया में अगर देखा जाए तो आबादी में भी और ओबेसिटी में भी और अभी डायबिटीज ये सब इसमें भी हम ऐसे बोलेंगे कि नंबर 1 पे चल रहे। बहुत ज्यादा फ्रंटल ओबेसिटी की वजह से इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट ज्यादा देखे जा रहे हैं। अभी टाइप 1.5 डायबिटीज के क्या रिस्क रहेंगे कि टाइप 1.5 डायबिटीज ये 30 से ज्यादा जिनकी एज है उनको होने के बहुत ज्यादा रिस्क है। और बहुत बार टाइप 2 गलती से समझते हैं, मतलब थोड़ा मिस डायग्नोस हो जाता है, उस वजह से भी रिस्क है कि टाइप 1.5 डायबिटीज होगा। और कुछ ओरल मेडिकेशंस लेते हैं लोग कि बहुत ज्यादा अलग अलग बीमारियों पे दवाइयाँ लेते हैं खुद होके, या लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सब करके भी ये प्रॉब्लम को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये इरिवर्सिबल कंडीशन आती है। और इस डायबिटीज में क्या होता है कि ओवरवेट होने से ही होगा ऐसे नहीं रहता है। बहुत से लोग आप देखेंगे कि ओके रहते हैं, उनका बहुत ज्यादा ऐसा वेट नहीं रहता है, तो भी वो बताते हैं कि उनको डायबिटीज है। ओके, और बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको पहले से ही खुद का बचाव करना है कि आपको डायबिटीज ना हो। और टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, तो वहीं पे उसको रिवर्स करने की आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत रहती है। उसके बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज के क्या रिस्क रहते हैं। सबसे पहला तो रहता है कि ओवरवेट, बहुत ज्यादा वजन बढ़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वही रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है इसमें। अगर एज ज्यादा है लेडी का 25 to 30 प्लस में यदि है तब वो रिस्क रह सकता है। और जेस्टेशनल डायबिटीज ड्यूरिंग पास्ट प्रेगनेंसी, मतलब पहले बच्चे के वक्त यदि किसी को हुआ है जेस्टेशनल डायबिटीज, तो हो सकता है कि दूसरे बेबी के वक्त भी उसको हो। ओके, और बेबी का वेट अगर ज्यादा है, 9 पाउंड से भी ज्यादा है, तब भी ये हो सकता है डायबिटीज उस टाइम तक। एक लिमिटेड टाइम तक रहता है ये, कि जैसे ही डिलीवरी हो जाती है तो फिर वो डायबिटीज नॉर्मल भी होने के चांसेस रहते हैं, ये जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी लेडीज को होता है। और पॉलिसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, यदि किसी को पीसीओएस है वो भी एक रिस्क फैक्टर में चलेगा। अभी डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं, ये बहुत सबको ध्यान से सुनना है। यहाँ तक थोड़ा 19-20 सुनाऊंगा, ओके ओके, बट यहाँ से कॉम्प्लिकेशंस ध्यान से सुनना है कि कितने डेंजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो हाई ब्लड शुगर डैमेज करता है ऑर्गन्स एंड टिश्यू पूरे बॉडी के, मतलब हमारे बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स है उसको भी वो डैमेज करता है। और जितना ब्लड शुगर लेवल ज्यादा उतने कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा। जितना लंबे समय तक आप डायबिटीज के साथ में रहेंगे उतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस जो होगा हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। उसके बाद में है कि न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि न्यूरोपैथी में जो हमारे नर्व्स है, ओके, तो नर्व्स को वो डैमेज करता है। अभी नर्व्स डैमेज होगा तो कैसे समझते हैं, हाथ पैरों में थोड़ा नमनेस रहता है। ओके, नमनेस रहेगा, एक वीकनेस रहेंगी हाथों में पैरों में ऐसा लगेगा। और आपको ऐसा लगता है कि झुनझुनी सी है, सेंसेशन थोड़ी कम है। बहुत से लोग बताते भी है कि पैरों में सेंसेशन कम रहते हैं, हाथों में सेंसेशन कम है, ये रहेगा। पुअर वॉन्ड हीलिंग, कोई भी जख्म लग रहा है, कट लग रहा है तो वो जल्दी से हील नहीं होगा। और पैरों में यदि सेंसेशन नहीं रहता है, कम रहता है, तो आप देखते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को लग भी जाता है पैरों को कट वगैरह थोड़ा, वो भी उनको पता नहीं चलता है। ओके, तो ये न्यूरोपैथी में आता है। और अगर जख्म जल्दी नहीं बैठेगा, हील नहीं होगा, तो इन्फेक्शन होगा, पूरे बोन में इन्फेक्शन फैलता है। और कंडीशन इस तरह से आती है कि वहां के सेल्स बहुत तेजी से डैमेज होते हैं। मतलब आप देखेंगे किसी का, आपने यदि देखा होगा कभी, मैंने पिक निकाला था बट शेयर नहीं करूंगी, बहुत ही डेंजरस दिखता है वो, कि वो पूरा डैमेज हो जाएंगे वो सेल्स। और वहां पे एक कंडीशन ऐसा आती है कि आपके पैर को, आपके लेग, फीट या फिर आपके टोस को कट करना पड़ता है।
यदि वो वहां से नहीं बैठ रहा है तो न्यूरोपैथी में ये आएगा कि डायरेक्ट पैर को कट करना पड़ेगा, जितना इन्फेक्शन फैल रहा है वहां से कट करके फिर आगे के पूरे बाकी की बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, तो ये होगा इसमें। उसके बाद में नेफ्रोपैथी। अभी नेफ्रोपैथी में क्या होगा कि जो डायबिटीज है तो वो जो नेफ्रोपैथी है तो किडनी डिजीज से रिलेटेड है। ओके, मतलब वो किडनी को ये करेगा, डैमेज करेगा। और ये टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज में दोनों पेशेंट पे इफेक्ट करता है। ओके, और 40% लोग ऐसे हैं कि जो किडनी फेल्यूर है, जो डायबिटीज की वजह से जिनका किडनी फेल हुआ है। ओके, 1,80,000 लोग हैं ऐसे इंडिया में जो डायबिटीज में किडनी फेल उनका हुआ है डायबिटीज की वजह से, और वो अभी जी रहे हैं जैसे तैसे। मतलब कोई होगा कि डायलिसिस पे है, कोई ट्रीटमेंट पे है। ऐसे 1,80,000 लोग अभी है इंडिया में। और एक क्या है कि एंड स्टेज है रेनल डिजीज का, कि मतलब एक एंड होता है ना कि यदि किडनी फेल हो रहा है तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। और फिफ्थ फाइनल स्टेज है ये डायबिटीज नेफ्रोपैथी का, कि डायरेक्ट किडनी फेल हो जाएगा। उसके बाद में जो आता है कॉम्प्लिकेशन, वो है रेटिनोपैथी, हमारे आंखों से जुड़ा। ओके, और विजन लॉस। इसमें क्या होगा कि जो एक सामने से दिख रहा है ना आई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जो इसके बैक साइड में है हमारा रेटिना, जो बहुत मेन रोल प्ले करता है हमें दिखाई देने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि ब्रेन को मैसेज कौन देता है, जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो रेटिना मैसेज देता है कि आप ये चीज को आपने देखा। फिर ब्रेन उसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे और आपको बताएगा आइडेंटिफाई करके कि ये चीज प्लांट है, ये चीज जो भी चीज हम देखते हैं उसका वो बताता है। और जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तब रेटिना डैमेज होता है। और रेटिना डैमेज होने की वजह से क्या होगा कि शुरुआत में आपको जो रहता है डायबिटीज पेशेंट को कि ब्लर दिखता है, थोड़ा धुंधला सा दिखता है। पेशेंट बताएगा कि मुझे थोड़ा दूर का नहीं दिख रहा है, थोड़ा पास का नहीं दिख रहा है, ये सिम्टम्स रहेंगे। बट यदि ये सिम्टम्स होने के बाद भी आपने उसको अनट्रीटेड रखा तो फिर हो सकता है कि विजन लॉस हो जाए, मतलब पूरा ब्लाइंडनेस भी आ सकता है। और हियरिंग लॉस होगा, मतलब कानों की सुनने की क्षमता हमारी कम होती है। डायबिटीज जो रहता है। और डर्मोपैथी अभी स्किन से रिलेटेड है। मैंने खासकर देखा है कि स्किन कंडीशन में जैसे बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ये दोनों उसके साथ एसोसिएट रहेंगे। तो गोवा में मैंने खासकर देखा है कि बहुत से लोगों के पैर एकदम काले दिखते हैं। मैंने बहुत लोगों के देखा है, डायरेक्ट डार्क ब्लैक ब्लैक कलर होते हैं उनके पैरों का। मैंने डायबिटीज के पेशेंट अपने यहाँ पे देखा है और यहाँ पे भी देखा है। और आज मैंने ऐसे हिना मैम से शेयर किया। हिना मैम बहुत बड़े यहाँ के, अच्छा उनका सैलून भी है, एक मेकअप आर्टिस्ट भी है। तो उन्होंने बोला है कि जब भी कोई ऐसा आता है तो मैं उनका पेडिक्योर नहीं करती हूँ मैडम। पैर देख के ही मुझे बहुत अजीब सा फील होता है, इतने डार्क और कुछ बीच में से जो अपना स्किन है वो भी दिखता है और पूरा डार्क डार्क, तो मैं हाथ नहीं लगाना, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे पैर मैंने यहाँ पे देखा है, यहाँ के लोगों के बहुत से जो डायबिटीज पेशेंट है। ओके, तो बैक्टीरियल में क्या होगा अभी हम देखेंगे कि बैक्टीरियल यदि स्किन का प्रॉब्लम होता है तो जैसे कि स्वेलिंग रहेगा हमारे आईलिड्स के साइड में। ओके, आंखें थोड़ा ऐसी फूली फूली दिखेंगी और आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा। वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक अटैक होगा। उसके साथ साथ इन्फेक्शन रहता है हेयर्स में। बहुत लोगों को एक स्कैल्प से जुड़ा एक ऐसा एक रहता है डैंड्रफ, जितना ऐसा खुजाते हैं ना वो तो इचिंग होता है और उतने एरिया के बाल भी निकल जाते हैं। तो ये भी एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन उसमें एसोसिएट है वो। उसके बाद में है कार्बंकल, ऐसे वो आते हैं, ऐसे फोड़े आते हैं बड़े बड़े बॉडी के पार्ट जगह में, जिसको हम अभी समर सीजन में भी बहुत लोगों को आते हैं, उस टाइप से ऐसे फोड़े आएंगे। और डीप इंफेक्शन ऑफ स्किन में, कि स्किन में ऐसा डीप इंफेक्शन आपको नजर आएगा कि बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा खुजली होंगी, वो होगा इन्फेक्शन अराउंड नेल्स, हमारे जो नेल्स है पैरों के नाखून या हाथों के नाखून, उसके आजू बाजू में इन्फेक्शन नजर आएगा। उसके बाद में डर्मोपैथी में आएगा फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है कि रेड स्पॉट आते हैं, ऐसे दाने दाने ऐसे पूरे स्किन पे आ सकते हैं। साथ में वो इची स्किन रहेगा, बहुत ज्यादा उसमें खुजली रहेंगी, ड्राई स्कैल्प, साथ ही साथ एक वाइट वाइट छत्ते आ जाते हैं हमारे स्किन पे आ जाते हैं, वो भी
हो सकता है कि एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। साथ ही साथ एक रहेगा जो भी हमारा ब्रेस्ट एरिया है या हमारा आर्म का एरिया, वहां पे ब्लैक पैचेस पड़ते हैं और उसको खुजली होती है। हम बोलते हैं ना कि उसको बहुत दांत खाट खुजली की भी बीमारियां बोलते हैं, वो भी एसोसिएट रहती है डायबिटीज के साथ में। और एक रहेगा कि जेंट्स को भी प्रॉब्लम जाता है कि जेंट्स का जो प्राइवेट एरिया है उसमें भी जैसे पेनिस के एरिया है तो उसमें भी इन्फेक्ट ये होगा, फंगल इन्फेक्शन के जैसा उसमें इचिंग होगा जेंट्स को बार बार। और एक रिंग वॉर्म रहता है ना, रेड सर्कल के जैसा आता है, वो ऐसा खुजली देता है, तो वो एक प्रॉब्लम रहेगा डर्मोपैथी में। इसके अलावा डिप्रेशन, अभी बॉडी में इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो इंसान खुश तो रह नहीं सकता है ना, बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करेगा वो। और डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया क्योंकि जो ये है हमारा नर्व सिस्टम को ही वो खराब कर रहा है ना, तो नर्व सिस्टम खराब होगा तो डिमेंशिया भी हो सकता है। इंसान भूलते जाता है, ब्रेन का जो पावर रहता है कॉग्निटिव पावर वो भी कम होता है, और बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को भूलना स्टार्ट होके बड़ी बड़ी चीजों भी मतलब बहुत सी चीजें भूलना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे मारिया फर्नांडीज आते हैं उनके नानी को है, ग्रैनी को उनकी, कि उनको डायबिटीज बहुत ज्यादा हाई रहता था, बोले डायबिटीज और बीपी भी। अभी वो उनको हेलुजन का डिप्रेशन डिमेंशिया सारी है। उन्होंने कल मुझे बताया कि 2 दिन पहले उनके ग्रैनी ने रात में 2 बजे गैस ऑन किया और कुछ भी नहीं है वहां पे, और वैसे ही वो कुछ तभी ऐसे कर रहे हैं गैस को ऑन करके कि मैं खाना बना रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा था। वो बोलती है कि मैं जब भी बाहर आती हूँ रूम के तो मैं पहले सीसीटीवी चेक करती हूँ लैपटॉप पे कि मेरी ग्रैनी कौन से एरिया में है घर की, क्योंकि उनका घर बहुत बड़ा है। कि कहाँ पे है, उनको मम्मी नहीं है, सिर्फ वो नानी के साथ में रहते, भाई बहन पापा कोई नहीं है। तो रूम के बाहर आने के पहले वो सीसीटीवी चेक करते कि मेरी ग्रैनी क्या कर रही है, और फिर उसके बाद में वो बाहर आते हैं। तो इतना मतलब एक प्रॉब्लम डायबिटीज से इतने लंबे समय तक यदि चलता है तो ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस तैयार करता है। जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या रहता है, अगर मैनेज नहीं किया उस सिचुएशन में तो मदर एंड बेबी को दोनों को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्री मैच्योर बर्थ होगा, हायर देन रहता है कि टिपिकली एक थोड़ा कि वेट बच्चे का ज्यादा रह सकता है या कम भी रह सकता है इस कंडीशन में। और लो ब्लड शुगर रहेगा, जॉइंडिस हो सकता है। स्टिल बर्थ मतलब इतना ज्यादा यदि समझो शुगर लेवल बढ़ता है जेस्टेशनल डायबिटीज में कि बेबी की पेट में ही मौत हो जाती है और स्टिल बर्थ हो जाता है कि बच्चा मरा हुआ जन्म लेता है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ये। और हाई ब्लड प्रेशर, उस इसमें अभी हाई ब्लड प्रेशर होगा वो एसोसिएट हो जाता है प्री एक्लेम्शिया के साथ में, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ में हाई ब्लड प्रेशर उसके साथ में एक्लेम्शिया हो जाएगा। और एक्लेम्शिया की स्टेज में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं रहती है, जेस्टेशनल डायबिटीज में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, तो सी सेक्शन ही करना पड़ता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी और कॉम्प्लिकेशंस आगे ऐसा है कि यदि हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ते रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उस बेबी को भी होने के कभी कभी चांसेस रहते हैं, टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज उसको जन्म से ही रह सकता है। और बेबी के कुछ ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ सकता है, उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं रहेगा, या उसका किडनी हो सकता है, उसका हार्ट हो सकता है, कोई भी ऑर्गन्स में उसकी प्रॉब्लम आ सकता है बेबी के कि वो पूरा डेवलप नहीं होगा। साथ ही साथ ट्रीटमेंट क्या होता है डायबिटीज पे वो देखेंगे हम। डिफरेंट मेडिकेशन है कि जैसे कि कभी पेशेंट को टैबलेट दिया जाता है, बहुत से पेशेंट को इंसुलिन पे डाला जाता है इंजेक्शन। और टाइप 1 एंड टाइप 1.5 डायबिटीज कैसे ये किया जाता है हम देखेंगे कि इंसुलिन इज अ मेन ट्रीटमेंट इस पे, कि इंसुलिन ही दिया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। हर एक का अपना अपना एक डोज डॉक्टर उनको बताते हैं कि 5 यूनिट लो, 6 यूनिट, 9 यूनिट। हाईएस्ट तो मैंने पद्मा मदने मैडम का देखा है 80 यूनिट। इस तरह से इंसुलिन का डोज डॉक्टर उनको बताते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 1.5 डायबिटीज में रिप्लेस करता है वो हार्मोन को कि जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, मतलब पैनक्रियाज नहीं बना रहा है, इसलिए हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है। अलग अलग टाइप के इंसुलिन यूज किए जाते हैं और हर एक इंसुलिन का टाइम है कि कितने टाइम में वो वर्क करता है और उसका इफेक्ट कितने टाइम तक रहता है। ओके, तो पहला देखेंगे हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। ये वर्क
स्टार्ट करता है विद इन 50 मिनट्स में, लेने के बाद में 50 मिनट्स में वर्क स्टार्ट करता है और 2 से 4 घंटे तक वो उसका इफेक्ट रहता है उस इंसुलिन का। उसके बाद में है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ये वर्क स्टार्ट करता है 30 मिनट में लेने के बाद में, और इसका इफेक्ट रहता है 3 to 6 आवर्स तक इसका इफेक्ट रहता है बॉडी पे। उसके बाद में है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, ये वर्क स्टार्ट करता है 2 से 4 घंटे में उसका वर्क स्टार्ट हो जाता है, इफेक्ट रहता है इसका बॉडी पे 12 से 18 घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, इसका वर्क स्टार्ट होता है 2 घंटे में, लेने के बाद 2 घंटे में स्टार्ट हो जाता है और आफ्टर इंजेक्शन 24 आवर्स तक उसका इफेक्ट बॉडी पे रहेगा। अल्ट्रा एक्टिंग इंसुलिन, ये वर्क स्टार्ट करता है 6 आवर में, मतलब लेने के बाद 6 घंटे के बाद वो वर्क स्टार्ट करता है और उसका जो इफेक्ट रहता है वो 36 आवर्स तक वो रहता है। उसके बाद में है प्री मिक्स्ड इंसुलिन, ये स्टार्ट करता है वर्क को विद इन 50 मिनट्स में, 15 to 20 मिनट्स तक वो वर्क स्टार्ट कर देता है और इफेक्ट रहता है उसका इंसुलिन का 10 से 16 घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है। अभी कितना डायबिटीज का उनका आया है पैरामीटर्स, कितना डायग्नोस हुआ है, उस हिसाब से डॉक्टर उनको ये डोज डिजाइन करके देते हैं। ओके, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि अगर डाइट एंड एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हेल्प करता है, यदि किसी को अच्छा डाइट करते हैं आप फॉलो, अच्छे से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैनेज करते हैं, तो वो ठीक हो सकता है। लाइफस्टाइल चेंज करने पर भी यदि मैनेज नहीं हुआ तो कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं फिर डॉक्टर। शुरुआत में रहता है ना कि डॉक्टर बताता है आपको बाउंड्री लेवल पे है तो आप ऐसा ऐसा कुछ खान पान चेंज कीजिए तो हो सकता है कि ठीक होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर वो आपको कुछ मेडिकेशन देंगे, जैसे अल्फा ग्लूकोसाइड्स है, ग्लूकोगॉन है, लाइक पेप्टाइड्स, ऐसे अलग अलग दवाइयाँ वो आपको देंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या करेंगे कि 15% to 30% लेडीज को ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए इंसुलिन देते हैं। okay, मतलब ये रेशियो है। और बेबी के डेवलपिंग के लिए ये सेफ रहता है। यदि आपको डायग्नोज हुआ है कि आपको प्रेगनेंसी के दरमियान आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर आपको इंसुलिन पे ये करेंगे कुछ टाइम तक, जब तक डिलीवरी नहीं होता है तब तक इंसुलिन पे रहते हैं। उसके बाद में किस तरह से आपके रिपोर्ट्स बदलते हैं उस पर टैबलेट पे, और बाद में वो बंद भी हो सकता है। ओके, अभी हम किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अभी समझो है तो भी कैसे बचा जाए वो भी हम देखेंगे, और नहीं है तो बहुत बढ़िया है कि हम अभी से उसको हमारे डाइट को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है डाइट में आपको कम करना है सिंपल कार्ब्स को। सिंपल कार्ब्स क्या है, रोटी सब्जी चावल, इसका बहुत नहीं खाना है आपको। साथ ही साथ सैचुरेटेड फैट को आपको कम करना है। सैचुरेटेड फैट आपको कहाँ से मिलता है, चीज है, बटर है, जो भी जंक फूड वगैरह हम खाते हैं उसमें अलग अलग, आजकल तो ऑयल भी अलग अलग यूज किए जा रहे हैं जिसमें हमें सैचुरेटेड फैट मिलता है। ट्रांस फैट का आपको यूज नहीं करना है, जैसे ट्रांस फैट एक ही तेल में बार बार यदि तलते हैं हम तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ट्रांस फैट का यूज नहीं करना है। और अभी जो भी रहता है ना कि बाहर है, भूख लग रही है तो समोसा खा रहे, कचौरी खा रहे, बहुत से लोग मैंने ये सुना है कि लाइट खाना खाते हैं। लाइट मतलब पोहा इडली उपमा, ये उनको लगता है कि लाइट खाना है, खिचड़ी वगैरह, तो ये ऐसे लाइट खाने नहीं खाना है, ये आपकी शुगर लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ में है कि आपको यदि अच्छा ये करना है उसको, तो आपको मील्स को प्लान करना है, जैसे मॉर्निंग का फ्यूएल, उसके बाद में लंच, उसके बाद में डिनर। आप जितना बार बार खाएंगे उतना बार बार पैनक्रियाज एक्टिव होता है, तो बार बार नहीं खाना है। एक अच्छा हेल्दी मील में 3 टाइम्स की इसमें आपको आना है। आपके खाने में क्या बढ़ाना है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को बढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल सैलाड है, इसको आपको बढ़ाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, होल ग्रेन जो रहते हैं हमारी, बाजरा है, मक्का है, ऐसे कुछ ज्वार है, इसकी रोटी भी आप बना के खा सकते हैं। और जो भी लीन प्रोटीन है, हमारे चिकन है, फिश है, बॉइल एग्स है, ये आप ले सकते हैं। गुड फैट आपको लेना है। गुड फैट के लिए आप एवोकाडो ले सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल नहीं है कुछ इतना खास एवोकाडो में, बट आपको खाना है गुड फैट के लिए। आप थोड़े से अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट घी का भी यूज कर सकते हैं।
और उसके बाद में ऑलिव ऑयल है, नट्स है, मतलब एक हेल्दी डाइट, जैसे ऑलरेडी हम सभी सेशन में हमारे बताते हैं ये सब चीजों के, अखरोट है गुड फैट के लिए, ये आपको खाना है। अभी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं रहेंगे तो भी प्रॉब्लम बढ़ता है। तो जुम्बा तबाता ये कर सकते हैं आप, वॉकिंग है, स्विमिंग है, डांसिंग है, साइकिलिंग है। अगर लेडीज प्रेग्नेंट है तो वो वॉक कर सकती है, वॉक बहुत इजी जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की भी अलग अलग एक्सरसाइज है, तो आप वो एक्सरसाइज सर्च करके गूगल पे आप वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आए। अभी हम देखेंगे कि कौन से सप्लीमेंट्स है हमारे जो इसको हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो सप्लीमेंट है तो स्किन बूस्टर है। स्किन बूस्टर इसलिए क्योंकि जब मैंने पढ़ा कि डर्मोपैथी मतलब स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए आप स्किन बूस्टर ले सकते हैं। स्किन का कलर यदि बहुत डार्क हो रहा है, पैरों का जैसे मैंने बताया कि बहुत ब्लैक कलर हो जाता है ऐसा, वो लोग, या बहुत बार बार भूख लगती है, तो आप इसको एक एज अ स्नैक उसको आप ऐड कर सकेंगे कि आपको प्रोटीन मिलेगा। ओके, तो स्किन बूस्टर ले सकते हैं। बीटा हार्ट है हमारा। बीटा हार्ट जो है तो ब्लड शुगर लेवल को वो मेंटेन करने में हेल्प करता है, यही तो देना उसमें भी चाहिए एक बीना अच्छा मासी को। ओट बीटा बीटा ग्लूकन हार्ट आपको ये उसमें सब मिलेगा, यही एक ऑर्डर अच्छा करूंगा फाइबर, बीना उसमें मासी भी के लिए, रिच खाता फाइबर रहा सोर्स वो रहेगा। बैठ के दवाई की एक्टिवेटेड जगह। फाइबर टैबलेट यही एंड एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, यही दो आपका करूंगा, एक पॉकेट वन फॉर परमिट करता है तो मासी, दोनों वन में फॉर से एक बीना फ्यूल को मासी, आप उसमें ऐड कर सकते एंड हैं। वन फॉर यू। अगर आपका पेट भरा भरा रहेगा तो फिर आपको मुझे भूख नहीं चेक दे लगेगी देना ना। तुम, आप यदि मेरे एक्टिवेटेड बैंक फाइबर में ट्रांसफर टैबलेट कर देना इंटेक कर पैसे। रहे हैं, सही है ना? और तो क्या होगा कि लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो आप बार बार कुछ खाएंगे नहीं, तब भी आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। और पोस्ट मील शुगर को लेवल जो लेवल रहता है उसको कम करने के लिए बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि खाना खाने की जो बात की शुगर रहती है वो नहीं कंट्रोल में आती, क्योंकि जब लोग देते हैं, सैंपल देने जाते हैं, तो घर का जो है ना, रोटी सब्जी चावल पराठे कुलचे पराठे सब यही तो खा के जाते हैं ना, ऐसे ही खा के जाते हैं और ब्लड सैंपल देके आते हैं जो पोस्ट मिलता रहता है। तो वो कैसे उनका कम होगा, कंट्रोल होगा, क्योंकि हमने डाइट को कंट्रोल नहीं किए। तो आप यदि अच्छा सैलेड खाते हैं या इस जैसे मैंने बताया कि एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट को लेते हैं, तो पेट भरा भरा लगेगा। पेट भरा भरा लगेगा तो वैसे ही कम खाना खाते हैं ना हम। ओके, तो वो भी एक अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ है कि ऑक्यूलर डिफेंस, ये आई हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शुरुआत में ही प्रॉब्लम जा रहा है कि थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है, और आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे डायबिटीज है और थोड़ा मुझे ब्लर विजन हो रहा है, तो आप ऑक्यूलर डिफेंस को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये रेटिनोपैथी से हमें बचाने के लिए हेल्प करेगा, जो मैंने खास बताया है। और अगर आपको किडनी को अभी से प्रोटेक्ट करना है तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, वो भी एक अच्छा रहेगा। पानी के लिए भी हमारे बहुत से फ्यूल है, अफ्रेश है, 24 हाइड्रेट है, एलो कॉन्सेंट्रेट है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब एक एक ऑर्गन को सेव करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट यदि आप ऐड करते हैं तो काफी बढ़िया रहेगा। और जितना हम हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, और ऑलरेडी हम बहुत ब्यूटीफुल कम्युनिटी का एक पार्ट है, तो आपके कोचेस आपको बताते ही है आपने किस तरह से खाना चाहिए, कितना आपने पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज कितना करना चाहिए। तो अभी मैं कुछ ऐसे रिजल्ट मैं देना चाहूंगी कि आपको डायबिटीज था, टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा, जो भी, या चलो आपको बिना ड्यूरिंग से तुम प्रेगनेंसी रिजल्ट कभी दे दो, डायबिटीज हुआ बैठो। था, इंसुलिन